आइकॉनिक सेक्शंस मेंटल सब्सक्रिप्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम डे 25 अक्टूबर और आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी। चलो अबे नहीं, कुछ डाउट्स हैं? ये तो रेडी एक्टिविटी थोड़ा सा बचा था, 5-10 मिनट, वो खत्म करता हूँ मैं। फिर एरर शुरू करेंगे, जी एडवांस का सिलेबस समाप्त करेंगे। बोलो भाई। थैंक यू यश जी। नहीं, आज खत्म तो नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ के नहीं आओगे इस वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले 1-2 में बहुत टाइम लग जाएगा, सो नॉट टू। ठीक है, चलो पहले रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बचा है। ज्यादा कुछ है नहीं, इजी सी बात है। सो हियर वी गो। तो ये जो लॉ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आप बोलेंगे तो इसका कुछ सवाल लेना होगा तो ले। ठीक है, ये क्या कहता है? रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ये कह रहा है ना? ये किस लॉजिक से आया, क्यों आया, ये बताया गया क्या आपको? नहीं। तो 2-3 बातें मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, ठीक है ना? सबसे पहली बात, ये जो लॉ है, इसके पीछे कोई मैथ्स नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल से कॉमन सेंस वाली बात है। क्या भाई, जैसे कि आप कोई भी बीमारी ले लो, दुनिया में कुछ भी ले लो, ठीक है, किसी भाई कैंसर, राइट? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कैंसर से कहाँ मरते हैं? इंडिया। हार्ट अटैक, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं? इंडिया। कुछ भी उल जरूर ले लो, दांत खाज, खुजली, फोड़े, इससे मरते नहीं है, बट उसमें ज्यादा कहाँ आ रहे? इंडिया। तो इंडिया इसका मतलब बहुत खराब जगह है, राइट? सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे सब चीजों से मर रहे? नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, ठीक है। चाइना क्यों नहीं बोल रहा, वहां का कोई नंबर का पता नहीं है, वो कुछ भी चलता है, राइट? सो कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। तो कितने आए, कितने चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, बाहर वालों को पता नहीं, ठीक है। तो एन ज्यादा है, राइट? समझे नहीं समझे बात?
यही ये लॉ कह रहा है कि सबसे ज्यादा मरने की रेट कहाँ होगी, जहां सबसे जितने ज्यादा एक्टिव होंगे। सही है कि नहीं बात? तो आप यदि हटा लो संख्या तो मामला पूरा डिफरेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा कोरोना के वैक्सीन कहाँ लगे? इंडिया। लोग ही ज्यादा है, लगाओगे तो यही लगेंगे सबसे ज्यादा। राइट? तो इस लॉ में कुछ भी नहीं, यही तो कह रहा है ये कि जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिके होगी। कॉमन सेंस है कि नहीं? ठीक है। हाँ, ये एक्टिविटी लैम्डा, सॉरी एक्टिविटी नहीं, डिके कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप स्विट्जरलैंड की बात करो, जहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, पहाड़ है, ताजी हवा है, बढ़िया दूध दही खाओ, चीज बीज सब, तो वहां डिके कांस्टेंट बहुत कम होगा। राइट? आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ऐसी जगहों का डिके कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। यहाँ 100 उड़ा दिए, वहां 25 मार दिए, यहाँ 50 मर गए, बम बम फोड़ देते ना वो लोग टाइम पास के लिए। राइट? सो दिस इज डिके कांस्टेंट। हाई लैम्डा मतलब हाई डिके कांस्टेंट। ठीक है? जो ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा, जो कम रेडियो एक्टिव होगा उसका लैम्डा कम होगा। वहां सेम नंबर में कम मर रहे होंगे। सही है कि नहीं? स्विट्जरलैंड में 1 मिलियन में 1 मर रहा होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी सब जगहों पे 1 मिलियन में 100 मर रहे होंगे। Yes, experimental observation, exactly. ठीक है बच्चों? हाँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ गई बात? फिर एक हाफ लाइफ हो जाती है, सुना होगा सबने कि भाई किसी की 100 सेकेंड हाफ लाइफ है। इसका क्या मतलब है? n थे तो n/2 बचेंगे। राइट? है कि नहीं? मतलब मान लो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें 12 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, 12। ठीक है? तो 100 सेकेंड बाद कितने बचेंगे? बारह मोल है तो बच्चों स्टैटिस्टिकल लॉ है ये, कम नंबर के लिए वैलिड नहीं होता, या एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टैटिस्टिकल लॉ क्या कहता है कि यदि एक अनबायस्ड सिक्का हो, अनबायस्ड ही बोलते हैं ना गणित में, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में? करेक्ट। अनबायस्ड सिक्का हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है
हेड आने की, बट दैट डज नॉट मीन कि अब एक बार उछालो तो खड़ा आएगा, या 2 बार चलो तो एक बार हेड आएगा तो अगली बार टेल आ जाएगा। अपन ने 2 बार सिक्का उछाला, पहली बार हेड आया, अगली बार बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। अभी भी हाफ ही है। राइट? तो बात समझिए, कम नंबर के लिए वैलिड नहीं है वो 50%। हाँ, अब 1 करोड़ बार उछालो सिक्का तो हेड आने का नंबर 49,85,000 या 50,85,000 ऐसा कुछ हो सकता है। और जितना आप उछालते जाओगे तो वो n/2 से जो उसका डिफरेंस होगा जो एक्चुअल में आया, इसकी वैल्यू n के मुकाबले 0 अप्रोच करने लग जाएगी। समझे नहीं समझे बात? इस बात को यूं भी समझना, मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियाई है जो 5 हाफ लाइफ देख चुका है, एक दूसरा न्यूक्लियाई है जो 500 हाफ लाइफ देख चुका है, इसको बने हुए इतना टाइम हो गया, रेडियो एक्टिव है दोनों। अगली हाफ लाइफ में किसके मरने के चांसेस ज्यादा है? बराबर है दोनों के, कांड से नहीं है, दोनों के बराबर चांसेस। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली रैंडम इवेंट। तो पहले क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, वो होता ना प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और पता नहीं क्या क्या रटवाते ना अंग्रेजी में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है वो सब है ये। ठीक है ना बात? समझाते हैं है ना? तो पिछले इवेंट पे अगले इवेंट की डिपेंडेंसी नहीं है। Got it? कुछ पूछना है? Nothing? सबको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? चलो, फिर सीरीज पैरेलल भी होता है कि ये n है, जेई में भी आया था तो पिछले वाले में एक लैम्डा 1 के प्रोसेस से डिके हो रहा है, एक लैम्डा 2 के प्रोसेस से डिके हो रहा है, तो भैया माइनस dn/dt क्या हो जाएगा? लैम्डा 1n प्लस लैम्डा 2n। इसमें मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोलो। अच्छा, ये प्रोसेस जरूरी नहीं है लेकिन रेडियो एक्टिव हो। कभी कभी जेई में ऐसे मतलब फिजिक्स में सवाल आ जाते हैं कि एक ह्यूमन जीवित, कभी प्लांट में कभी इंसान में, को रेडियो एक्टिव इंजेक्शन दे दिया आपने, तो अब इस जीवित चीज से वो रेडियो एक्टिव खत्म होने के 2 रास्ते हैं। क्या क्या? एक रेडियो एक्टिविटी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, है कि नहीं? किडनी, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब वेस्ट को बाहर निकालते रहते हैं, आप कुछ भी कर लो। लिवर क्लीनिंग कर देते ना बॉडी, तो वैसे भी बाहर निकलेगा वेस्ट और खुद डिके भी होगा, तो वो भी हो सकता है।
So don't worry about it. फिर सीरीज वाला भी होता है, लैम्डा 1 वाले प्रोसेस से ये x से y बना, फिर y से z बना, और थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बना के लोग कुछ होते हैं बहुत कि भाई dn बाय dt ऑफ y वो क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 nx, नहीं प्लस लैम्डा 1 nx एंड माइनस लैम्डा 2 ny। फिर ये पूछ लेते हैं कब इसका नंबर फिक्स हो जाएगा, dn बाय dt को 0 कर दो, ny की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे कर रखा है ना मैथ्स में कि नहीं कर रखा है? सॉरी केमिस्ट्री में, पीसी में, मैथ्स माफी चाहता। इसमें से कुछ भी पढ़ना है तो मुझे बता दो। पढ़ो फिर मैं आगे, कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी का न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर का रट्टा मारना है जेई से पहले, है ना? सॉल्ट एनालिसिस के चैप्टर के साथ लिख लेना उसके नोट्स। एनसीईआरटी से उठा के कॉपी कर लेना। सच में, मतलब मैं क्यों मजाक करूंगा बे? जेई की जेई में मार्क्स लाने तो बोल रहा हूँ, नहीं लाने तो कोई टेंशन नहीं है ना? वैसे भी तेरा नाम मोक्ष है यार, तू मोक्ष ही प्राप्त कर, कहाँ टेंशन लेगा? साला पढ़ लिए लिख लिए, नौकरी लगेगी, नौकरी लग जाए, घर वाले बोलेंगे शादी कर लो, लफड़े ही लफड़े। पढ़ाई मत कर, नौकरी नहीं, शादी नहीं, मस्त है। कैसा आइडिया है? पढ़ू मैं आगे? मेरा बेटा जब भी पंगे करता है ना चाहता पढ़ाई वढ़ाई को लेके, मैं उसको बोलता है अच्छा तू मत पढ़। बोलता क्यों? बोला यार मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं ही बोलता हूँ क्या करेगा यार, मत पढ़, ज्यादा अच्छा है, साथ में रहेगा मेरे, तो सुन के साथ में रहना पड़ेगा पापा के, घबरा जाता है, आधा पौना घंटा ज्यादा पढ़ लेता है। कैरिस आदमी के साथ तो नहीं रहना। बेसिक सही तरीका है। किसी को बोलो पढ़ तो सुनते नहीं, उल्टा बोलो मत पढ़ यार, अच्छा है। दूसरा कमरा है उसका, कैसे सुनते? मेरा गेट लग रहा है, उसका गेट लग रहा है, अब तो अपने गेट की चिटकनी लगा के भी पढ़ने लग गया कि आगे डिस्टर्ब ना करे। अब नहीं है रूममेट्स, पढ़ ले, कर लोगे इसके सवाल। फिर फिजन फ्यूजन वगैरह के जो सवाल होते हैं,
डिवीजन में इतना निकलेगा उतना निकलेगा, राइट? तो वो कर लेना भाई सवाल एक्ससीबी के, फिर डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, चलो वो शीट अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। बड़ी शीट है ना, एरर की समझा दूं थ्योरी, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, एडवांस का डाल तो दी थी थ्योरी। क्या कर रहे हो यार, इस नए कोर्स में दोबारा डाल देता हूँ, थ्योरी के साथ भी आ गई थी। पुराने कोर्स में, इसी कोर्स में कुछ भी अक्षर बार बार लिख लो, कुल जमा आपने 8 बार लिखना है, सब याद हो जाएगा। लोग क्या करते, लिखते नहीं है बार बार, पढ़ते। पूरी एनसीईआरटी क्यों लिखोगे बे, पागल है क्या? तो अभी मत करो ना साहिल, जेई के आसपास करना। एक मुझे क्यूएसए भी करने थे, एससीबी के डिस्कस। आप बोलोगे तो रिवीजन के समय कर लेंगे, अभी तो मेंस खत्म कर लेते हैं ना। एरर या फिर अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक और टर्म है अनसर्टेनिटी। अब देखिए, जो ये सब्जेक्ट फिजिक्स, रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, however beautiful your theory may be, however elegant and rigorous your maths may be, but if it does not matches with experiment, it is useless, right? Yeah, it is wrong also. तो एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जो हो सकता है आप सबने किया होगा जीवन में। क्या आपने स्केल लेके किसी की लेंथ नापी है क्या? यहाँ से 0 मार्क है, ये ऐसे मतलब 1 2 3 फिर पॉइंट्स में होते, राइट? ये 1 है, ये 2 है, और बीच में ऐसे फ्रैक्शन। अब कोई चीज आपको यहां दिख रही है, अब डिपेंडिंग ऑन आपने इधर से देखा किधर से देखा, कुछ तो अनसर्टेनिटी आपके इसमें रह सकती है, राइट? अब आप इसकी लेंथ 2.1 लिख तो दोगे, और मैथमेटिक्स बोलेगी ठीक है 2.1 लिखा तो 2.1 ही होगा,
फिर किसी मैथमेटिशियन से बोलोगे साहब इसको 2.10000 लिख लूं, बोले नहीं और जीरो लिख, ये मेरी तरफ से ले। Because as Richard Feynman says, mathematicians don't know what they are talking about. And they don't need to know, ना? अच्छा, जब भी मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है मैथमेटिशियंस की मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा मजाक में बोलता हूँ, मजाक नहीं उड़ाता हूँ। दोनों बातों में अंतर है, लाइटली बोलना और लाइटली लेना। लाइटली नहीं लेता हूँ बिकॉज इट्स नॉट देयर जॉब टू डू इट। क्या बोला बीजी सर ने वेक्टर्स पढ़ाते वक्त? Mathematicians don't need to know what they are talking about. मैंने रोस्ट कहा गया, प्रिटी बॉय नहीं है, कितनी लड़कियां फैन है उसकी। इतनी लड़कियां और जो भी लड़के फुटबॉल नहीं समझते वो सब उसके फैन है, तो हो गया ना प्रिटी बॉय। जो लड़कियां फुटबॉल समझती हैं उनसे बात करो आप। अभी मैं गया था मेरे दोस्त से मिलने, तो उसकी बिटिया है जो 15 साल की होगी, वो फुटबॉल समझती है। उसको पता नहीं क्या क्या पता था, मेरे से भी ज्यादा। तो घनघोर फैन थी मैसी की। हाँ, उसने और मैंने मिलके उसके पापा को फिर फुटबॉल में हराया, फीफा में। बड़े आगे। उसको मैं रोस्ट नहीं करता, प्रिटी बॉय है तो है, पोर्चुगीज है तो है, इसको कोई क्या कर ले। हाँ जी, वो उसी के साथ। पढ़ ले, ये बात समझ में आई कि मैथमेटिशियंस इसको इसके बराबर मानेंगे, लेकिन फिजिसिस्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हर नंबर का मतलब होता है कि आपने सच्ची मुच्ची नापा है क्या इसके आगे। अरे श्योर इसके आगे आपने नापा है? जब नापा ही नहीं है तो जीरो से थोड़ी लिख सकते हो कि चलो दिखने में बराबर लग रहा है। So in maths 2.1 is equal to 2.10. In physics they are not equal. is not equal to 2.100. मैथ्स बोलेगी तीनों बराबर है, कैसी बातें कर रहे हो? समझ में आने के बाद, क्योंकि हम जो नापते हैं वही लिखते हैं। ठीक है? तो एक होती है जो नापने के बावजूद, बेस्ट करने के बावजूद भी एक अनसर्टेनिटी है। क्या? कि ये पता नहीं कितना सही होगा, ये 1 से कितना पास है, वी डोंट नो। दैट्स एन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ना, देयर इज अ सर्टेनिटी कि पक्का 1 तो नहीं है, मतलब हो सकता है 1 भी हो। We have no idea about this कि है कितना. That is the first point.
आगे बढ़े। ठीक है, नाउ गोइंग फर्दर, एक होता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ रैंडम एरर्स भी होंगी। रैंडम एरर क्या होती है? फ्लक्चुएशंस की वजह से, वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनका कोई फिक्स साइज शेप वगैरह कुछ नहीं होता, ये कुछ भी आ सकती है। दिस इज द रीजन कि आप एक सेम चीज की लेंथ 10 बार नापोगे ना तो कभी आएगी 2.1, कभी आएगी 2.0, कभी आएगी 2.2, और थोड़ा नापते वक्त सामने ये कौन आया तो 1.9 भी आ सकती है। समझ रहे बात? ध्यान भटक जा, उम्र ही ऐसी है ना, नेचुरल है, प्रकृति। फिर तो क्या 3.2 भी आ सकती है, 2.1 को 1.2 लिख दिया, तो ये सब चीजें हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ ऑपरेटर, है ना, और इसमें लिखना चाहिए ऑपरेटर के सामने कौन। आप रीडिंग ले रहे हो, किसी ने बहुत प्रेम से आपसे मदद मांग ली तो फिर वो 2.1 का 1.2 भी हो जाता है। याद है स्कूल में कभी जाते थे आप? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नहीं, कभी कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। जैसे एक लैब थी आईडी दिल्ली में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, वन ऑफ द टफेस्ट लैब होती थी वो, PH 130 फिजिक्स की थी। बहुत गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट होते थे उसमें, राइट। उसमें क्या होता था, दो सबसे खतरनाक प्रॉफ होते थे, नाम तो मैं भूल गया, एक का तो अभी भी याद है, प्रोफेसर HC गुप्ता थे, एक और कोई प्रॉफ थे, और तीसरा एक उनकी रिसर्च स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छी थी। ये दोनों ना मेरे को 0 0 देते थे, एक देता था 1, एक देता था 0। ये बेचारी 8 9 मार्क्स दे देती, तो ऐसे करके मैं पास हो गया। हाँ, रिसर्च स्टूडेंट कैन बी टीचर, रिसर्च स्टूडेंट, अबे रिसर्च स्टूडेंट इसका, इनकी दया से ही पास हुआ मैं। वो बहुत अच्छी थी, इन्हीं की किसी प्रॉफ की PhD स्कॉलर थी, वो मार्क्स दे देती थी। जीरो क्यों देते थे? अच्छे प्रॉफ थे, बहुत अच्छे प्रॉफ थे, अच्छे टीचर 0 ही देते। ये 0 क्यों नहीं देती थी? मैं शक्ल से काफी क्यूट रहूंगा,
ये दोनों बहुत अच्छे प्रॉफ। एक बार ये 1 देता था तो ये 0 देता था, फिर ये 1 देता था तो ये 0 देता था। इनका डिजिटली चलता था मार्क्स। जबकि इनमें से एक थे यार, वो बहुत डेंजर थे, प्रोफेसर सहगल। इन्होंने जो मेरे साथ किया ना, हमको सुनाओ 2 मिनट, रहा नहीं जा रहा मेरे से। क्या किया इन्होंने, एक सरफेस टेंशन याद है आपको? सरफेस टेंशन, उसमें से मेनिस्कस बनता है, राइट? अच्छा, मेरा आईआईटी में पहुंचे हुए महीना भर हुआ, राइट? और उसमें क्या होता है, 3-4 चीजों को एक लाइन में लेके आना होता है, स्पिरिट लेवल वगैरह सब यूज करके, और उसको लेकर ना कुछ ये डिस्टेंस नापते हैं, परफेक्टली आ जाता है डिस्टेंस, फिर उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि देखो देखो ये वही सरफेस टेंशन है। कुछ कुछ ऐसा जुगाड़बाजी हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 1, 2 और 3 इधर और एक ऊपर वाली में, तो 4, 5 और 6, तो ये 6 पॉइंट्स, ये 3 को लाइन करो, ये 3 को लाइन करो, तब जाके आपको ये रीडिंग मिलती है। तो 4 घंटे का एक लैब, 4 घंटे तक प्रैक्टिकल चलता था, 4 आवर्स। करीब 1.5-2 घंटे निकल गए, मेरे 5 पॉइंट तो अलाइन हो गए थे, 5, मुझे आज भी याद। ये अलाइन हो गया परफेक्टली 1.5 घंटे में, और ये भी अलाइन से हो गई। तो मैंने कहा यार अपन इंटेलिजेंट तो है ही सही, आईटी में पहुंचे, इतने समझदार आदमी है। तो मैंने प्रोफेसर सहगल को रिक्वेस्ट किया, सर देखिए सर हेल्प चाहिए सर, ये उन्होंने, मैंने कहा सर देखिए अलाइन हो गया ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बोला सर ये देखिए सर। बोला यार ये तो अलाइन नहीं हुआ है। मैंने कहा हाँ सर, उसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए था सर, ये अलाइन। बोला यस 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 आई विल डू, आई हेल्प। वो दिखने में बढ़िया आदमी, उन्होंने इसको फटाफट अलाइन किया 30 सेकेंड्स। बोला देखो, मैंने देखा, बोला यस सर अलाइन हो गया। मैं रीडिंग लेने लगा, बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यस यस, मुझे लगा कुछ समझ आएगा। उन्होंने पूरा सेटअप ऐसा बिगाड़ा, करो आप करो। बचे हुए 2.5 घंटे प्लस 1 घंटा लंच का, 3.5 घंटे मैंने कोशिश कर ली, मुझसे वापस सेट नहीं हुआ, मेरे एक्चुअली 0 है। आई कुडंट टेक रीडिंग, लंच भी मिस कर दिया, भूखे रहा दिन में। बहुत अच्छे ब्रो, ताकि हम लायक बने भाई, खुद से करें। वेरी गुड प्रोफेसर। नहीं मेरे 0-1-0 आते, हाँ पूरा, पूरा इसको भी बिगाड़ा, इसको भी बिगाड़ा, इसको भी बिगाड़ा। अब बोला बेटा अब तुम सीख गए ना? मैंने कहा यस बिल्कुल सीख गए, अच्छी तरह से, कोई डाउट? मैंने कहा नो सर, ठीक है बेटा आप दोबारा से करो। इतना हेल्पफुल तरीके से पूछ रहे थे, कोई डाउट बेटा देखो ये ऐसे करना, ऐसे, ये सब बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है सर। बहुत ही अच्छे, आज भी नाम याद है।
वो तो इनकी रिसर्च स्टूडेंट नहीं होती तो डिजिटल में मार्क्स आते मेरे। ये बेचारी मुझे बचा लेती थी कि हर बार 8 9 खाली कॉपी ले जाऊं तो भी 5 6 दे देती थी, राइट। और जनरली ये लोग छुट्टी वुट्टी कभी मार जाते थे तो इनकी भी चेक यही कर देती थी, इसलिए बच्चे दिखने में तो अच्छी थी, वेरी नाइस। पढ़े आगे। तो रैंडम एरर की कहानी समझ में आ गई। कोई फिक्स साइन साइज कुछ नहीं होता। प्रोफेसर सहगल ने भी आपके एक्सपेरिमेंट में आपकी हेल्प कर दी, तो इतनी एरर आएगी, इतनी एरर आएगी कि मजा आ जाएंगे जिंदगी के, राइट। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर बड़ी सिंपल है। वो पुरानी वाली घड़ी नहीं होती अपनी चाबी वाली, नहीं इसमें भी हो जाता है डिजिटल में, राइट। उसमें आप क्या करो, कई जो बेवकूफ लोग होते हैं, मतलब बेवकूफ नहीं कहता मैं, चलो नॉट सो इंटेलिजेंट, बात तो एक ही है वैसे, वो घड़ी को 5 मिनट आगे रखते कि साहब मैं जल्दी पहुंच जाऊं। दैट इज सिस्टमेटिक एरर। आप जानते हो कि ऐसे किसी समझदार को जो घड़ी को 15 मिनट आगे रखता है कि अच्छा अब इससे मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अबे तो एक चीज बता, तेरा दिमाग तुझे बताता नहीं है कि तेरी ये घड़ी तो 15 मिनट आगे है। दैट इज अ सिस्टमेटिक एरर। एरर है और आपको पता भी है। गॉट इट? रैंडम एरर वो है जो आपको पता ही नहीं है क्या है, कितनी है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन की वजह से आ रही है। अब लेंथ नापने के टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है कि नहीं। मान लो आप जिस चीज को नापने थे उसको आपने किसी हीटर पे के पास रख दिया, वो एक विभूति झा वो हाइजेनबर्ग कैलकुलेशन की बात नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सी में पढ़ा होगा तूने। हाइजेनबर्ग इज नॉट अबाउट मेजरमेंट, इट इज अबाउट द रियल नेचर ऑफ द थिंग्स। ऐसे हाइजेनबर्ग बाबा के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। इफ इट वाज मेजरमेंट तो अल्बर्ट आइंस्टीन को थोड़ी पंगा था। उसने बोला रियलिटी ही रियलिटी ऐसी है, दोनों बातें बहुत डिफरेंट है। जैसे एक्सपीरियंस है ना कि नापने जाओगे तो फोटोन आ जाएगा, फोटोन डाल के देखोगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो पता ही नहीं पड़ेगा। वो कुछ और कहना कह रहा है, वो तो उसको डंपिंग डाउन करके इस लेवल पे ले आते हैं। ठीक है, जैसे हाइजेनबर्ग ऐसे सीधा सीधा समझ में नहीं आता। सचमुच यदि ये सब कुछ पढ़ना है तो रुपये पैसे का मन से निकालो, है ना, और शुरू हो जाओ। समझ गए ना बात? हाँ चलो बढ़े आगे। अंतर समझ में आ गया। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर ऐसी भी होती है। आपने किससे टाइम पूछा कितना टाइम हो रहा है, उसने बोला 3:21। बोला तब तक हो सकता है 22 हो गया घड़ी में। दैट्स ए रैंडम एरर। वो पागल आदमी ने घड़ी 15 मिनट आगे कर रखी है। दैट्स एन एब्सोल्यूट एरर, इट इज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है,
साहिल ह्यूमन एरर कुछ नहीं होती, तो अपनी फिजिक्स अलग बना ले। ह्यूमन एरर थी प्रोफेसर सहगल को बुलाना, वो फिजिक्स में कवर नहीं होती। एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना, प्रोफेसर सहगल को हेल्प के लिए बुलाओगे, दैट इज ह्यूमन एरर, बिगेस्ट ह्यूमन एरर ऑफ माय लाइफ, आज तक की याद है मुझे। भाई साहब मुझे साफ दिखा फेल होने वाला आईटी में, पहले ही फिजिक्स, और वही फिजिक्स की कोर्स में फेल हो रहा हूँ, क्लियर कट दिख रहा था मुझे उसमें। वो तो फिर अगले उसमें वो आए नहीं सहगल साहब, और ये आ गई इनकी रिसर्च स्कॉलर, इतनी बढ़िया। चलो केमिस्ट्री में तो मस्त काम है, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री में तो ये डालो वो डालो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता। केमिस्ट्री वाले ऐसे प्रोफेसर सहगल टाइप के होते भी नहीं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको बोलूं कि मैंने लेंथ नापने में 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, खींच दे भैया ना बाप रे था। आपने 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक करी, सॉरी आईफोन, मोबाइल अलग होता है राइट, आईफोन की थिकनेस नापने मैंने 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक करी, बहुत बड़ी मिस्टेक है। बोला नापी क्यों, नहीं नापते, हम खुद ही पढ़ लेते, लेवल पे लिखी हुई है राइट। मैं बोलूं कि मैंने अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच में डिस्टेंस नापने में 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक करी, आप बोलोगे भाई साहब आप तो मेथड समझाओ। तो इसलिए अपन बात एब्सोल्यूट एरर की नहीं करते, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की करते, सही है कि नहीं, परसेंटेज एरर। समझ गए? चलिए ये थोड़ा सा रैंडम एरर से ज्यादा अच्छा यहाँ पे टर्म रहेगा अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी कितनी होती है, अनसर्टेनिटी जो है ना लीस्ट काउंट के बराबर ही होती है। ये भी चेंज कर लेना, जेई ने अब बिल्कुल चेंज कर लिया, दे कंसीडर एरर टू बी अ लीस्ट काउंट। कहने का मतलब यदि मैंने लेंथ 2.1 लिखी है तो पढ़े लिखे लोग इसको कैसे लिखेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे आप इसको ऐसे लिखो 2.1 प्लस माइनस 0.1। 0.1 क्यों, क्योंकि ये हो सकता है, एक भला आदमी क्या बोलेगा कि यहां से यहां तक कहीं पे भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या ले रहे हैं, वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि फिजिक्स इतनी ईमानदार सब्जेक्ट है ना, इतना ईमानदार सब्जेक्ट है कि हम खुद बता देते कि भैया हमारा स्प्रेड इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो। तो ये लीस्ट काउंट तो आपको पता ही होगी, सबसे छोटा जो नाप सकते हैं। तो किसी भी चीज की अनसर्टेनिटी कितनी होती है, प्लस माइनस लीस्ट काउंट। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग उसको स्प्रेड बता रहे हैं कि भाई वो यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, यदि अपन ने इतना नापा है, इसके बियॉन्ड नहीं जाए। क्लियर है?
थोड़ा पढ़ पढ़ के आओ यार, मेरे को गप्पे मारने पड़ रहे कि तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो पूरा, नहीं तो मैं तो खत्म कर देता आज। अब ये जो एग्जाम्पल है ये स्टेटिस्टिकल एरर का, कभी किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ तो याद रखना मेरी कहानी, मदद के लिए प्रॉफ को मत बुलाना, रिसर्च स्कॉलर को बुलाना। बढ़े आगे, जनरली कर दे। इधर बढ़े। अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जी की अलग अलग वैल्यूज मेजर करिए। देखिए यहाँ पे जो एरर है ना, इसको थोड़ा समझना, मॉडुलस ले रहे हैं और मॉडुलस को जोड़ के फिर उसका एवरेज आउट कर। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं यार, प्लस माइनस एरर क्योंकि कैंसिल नहीं होती है जिंदगी में और फिजिक्स में भी, वर्स्ट केस सिनेरियो लेना पड़ता है। अब इधर वेरिएंस कितना है, क्योंकि मान लो आपकी वैल्यूज ये आ रही होती, एक आ रही होती 1, ग्रेविटी की वैल्यू नाप रहे हो 1.8 और कितनी आ जाएगी, 9.8 का एवरेज जिससे आ जाए 9.8, क्या जोड़ू, कोई हेल्प नहीं कर रहा, 19.6 का डबल कर दो, 19.6 में से हटा दो 16.4, सच बोल रहे हो, 17.4 नहीं होगा, 17.8, राइट। यदि मैं ये वैल्यूज नाप रहा हूं, इस तरह की वैल्यूज मस्त, 0.8, 18.8, अब मेरा एवरेज आउट तो बहुत बढ़िया आएगा, एरर भी कैंसिल हो जाएगी, तो मैं दुनिया को अपनी सच्चाई दिखा रहा हूँ या बुरी तरह से छुपा रहा हूँ। जबकि मैं यदि एब्सोल्यूट बोलूंगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए तो नहीं बना है, इसको राम राम बोल दो। हो सकता है थ्योरेटिकल फिजिक्स में अच्छा हो, एक्सपेरिमेंट के लायक तो ये बंदा नहीं, जबकि किसी ने जी की ये सब वैल्यूज निकाली, तो ठीक है बंदा इतनी कम परसेंटेज एरर आ रही, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो लेते, याद रहेगा ना, बेस्ट केस सिनेरियो नहीं लेते, वर्स्ट केस। अब ये आएगा आगे, जब रूल्स पढ़ाएंगे अपन, नोट्स में लिख लेना भाई। अच्छा ये जेई में ना 2 बार ऐसे सवाल आए कि जहां पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स दे दिए थे, तो यहाँ पे आप देखना मेजरमेंट और लीस्ट काउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एरर इज नॉट रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, जहां पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स दे दिए, ठीक है कि नहीं।
आगे बढ़े। चलिए, ये समझ लो लीस्ट काउंट से नहीं आएगा जब डेटा पॉइंट्स ऐसे दे रखे हो खूब सारे, फिर लीस्ट काउंट का मतलब नहीं होता है ना। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़। इंपॉर्टेंट बात क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप ये सारे रूल्स ठीक है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और देखो सबसे पहला रूल जो है ना, जो यहाँ नहीं लिखा है, जेई फॉलो करती है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो बेटा। साइंटिफिक नोटेशन समझते हो ना, आपको मैक्सिमम रूल्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये क्या कह रहा है कि यदि आपने 2.30 इंटू 10⁻² लिखा है, तो इसका आप दुनिया को बता रहे हो कि मैंने नापा है, और ये लिखा है तो आप दुनिया को बता रहे हो कि आपने इसके आगे नहीं नापा है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जबकि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कन्वर्ट हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में कर लेना, उसके बिना करोगे तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिसे कह रहा है ये वाले किसी काम के नहीं है, बोल रहा है ना। इसके लेफ्ट में तो ये सिग्निफिकेंट है और ये वाले नॉन इनसिग्निफिकेंट है। तो ये यदि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते तो एक मिनट समझ में आता। 4.000 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर -2 है कि 3 है, कितना है ये? 3 है, जीरो कहाँ लग रहा है? तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, सही कि नहीं बात? क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इसके आगे 0 लिखे, और कोई इतना गनगोर टाइप का है तो फिर तो उसको समझाने का फायदा भी नहीं। नहीं, अच्छा, इस तरह के नंबर्स में सिग्निफिकेंट डिजिट की बात नहीं होती है, क्योंकि ये काउंटिंग वाली चीज है। काउंटिंग वाली चीजों में हम बात नहीं करते। इन्होंने कर रखा है बट इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने काउंट कर लिया कि 3 है तो 3 ही है यार वो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें पुराना लिखा हुआ गड़बड़ से। आगे बढ़े, पक्का ना भैया? इसमें सीधे सीधे 2 मार्क्स मिलते हैं जेई में, दो सवाल। डन, चलो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बता रखा है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल फॉलो। जैसे कि इसमें 5 थी, तो 1 2 3, सॉरी गलत की, 1 2 3 4 5,
और देखो ये भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है, अब इसको तमीज से लिख 1.7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 0 1.70 ये इंटू 1.0040 इंटू 10 टू द पावर 2 लीस्ट नंबर था ना यार, तो 5 में नहीं आएगा, 3 में आएगा शायद, ये कह रहा हूं, ये आएगा आंसर, राइट। वही मैं सोच रहा हूँ ये आंसर कैसे। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई, इसके आगे के नंबर तो पता ही नहीं ना मुझे, 1.70 के आगे क्या है तो मुझे पता ही नहीं है। मैं पता नहीं को 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पता नहीं को 40 से मल्टीप्लाई करके पता नहीं आएगा, तो पता नहीं को लिख नहीं सकता ना मैं। मैंने कुछ जोक मार दिया क्या? इन्होंने जोक मारा? अच्छा, पता नहीं वाला जोक होगा। बात समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? बढ़ू आगे, रूल क्लियर है? चलिए, प्लस माइनस का रूल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पे लीस्ट डेसिमल के बाद की प्लेसेस का प्रिसीशन का, क्योंकि वहां पे ऐड हो रहा है 1.30 को 2.782 1 के साथ ऐड करोगे तो ये तो पता नहीं है, तो ये एडिशन तो पता नहीं कर सकते ना, पता नहीं है तो इसलिए रूल क्या है? डेसिमल प्लेसेस लीस्ट होगी, ये रहा, क्योंकि ये 5 के बाद क्या पता नहीं है ना, तो ये 2 के साथ क्या जुड़ा किसी को नहीं पता, इसमें से घटाया, ये 2 1 में से किसको घटाया पता ही नहीं है, राइट? कोई तकलीफ?
राउंडिंग ऑफ के रूल में लोग जबरदस्ती का दिमाग लगा लेते हैं कभी कभी, वो भी समझा देता हूं। ये समझा देता हूं इसमें, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, कर लेना है ना राउंडिंग ऑफ के रूल का। ये रे, ये 5 फॉलो वाला ना जबरदस्ती का लफड़ा है, तो ये मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ। देखिए 18.3526515 ऐसा कुछ। ठीक है, 5 का रूल यहां करूं तो वैलिड नहीं है, यहां करूं तो भी वैलिड नहीं है। 5 का जो रूल है ऑड इवन वाला, वो सिर्फ यहां से करूं तो वैलिड है। ये समझना, मान लो मैं ये पहले वाले पे कर रहा हूं, तो भैया ये 18.4 होगा। क्यों? क्योंकि यार ये 5 2 है ना, तो ये ज्यादा हो गया ना, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 100 से ज्यादा हो गया ना, तो 4 यहां कर रहा हूं, ये 5 से ज्यादा हो गया 7, हाँ यहां कर रहा हूं तब रूल आएगा। अब ये 1 के आगे यदि मैं कर रहा हूं यहां फैसला नहीं हो सकता, तो यहां रूल फॉलो होगा क्या? इवन कर देना ना इसको, इवन ही है ना रूल, भूल तो नहीं क्या? तो बढ़ा के इवन करना है 2, और इवन हो तो इवन छोड़ देना। इवन क्यों कर देते हैं? कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है इसकी। ऑड किसको अच्छा लगता है जिंदगी में? सही है कि नहीं बात? कोई डाउट? अभी एग्जांपल्स कर लोगे बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये लीस्ट काउंट के बराबर होती है, बता रखा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं समझा देता हूँ। मैं ये है वर्स्ट केस वाली बात। मान लो अपन ने कोई चीज के नाम, जैसे कि अपना ऑप्टिकल बेंच ही ले लो। ऑप्टिकल बेंच में एक जगह पे ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्सपोनेंट, फिर एक जगह पे लेंस होता है। यू जो होगा आपका, वो निकालोगे तो क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सू। ध्यान से सुनना, इसमें एरर निकालोगे ना तो डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, बस ऐसे ही डिफरेंशिएशन से फास्ट हो जाता है। लेकिन लिखते ऐसे हैं, तो मुझे लोग बोलेंगे सर आपको कैलकुलस नहीं आती, मैं बोलूंगा तुम्हें फिजिक्स नहीं आती। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है भाई, यहाँ पे भी एरर हो सकती है दोनों तरफ, यहाँ पे भी हो सकती है। और दुनिया में सबसे ईमानदार कोई होते हैं तो फिजिक्स वाले होते हैं। सब्जेक्ट ईमानदारी का है,
ऐसे नहीं कि आज स्टेरिक कल इंडक्टिव परसों हाइब्रिड, ऐसे नहीं अपना। उधर तो स्टेरिक चल रहा था, इधर हाइब्रिड कर दिया, नहीं यहाँ इंडक्टिव जीत गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल ईमानदार। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ये मिनिमम हो वो मैक्सिमम हो, या फिर ये मिन हो ये मैक्स हो जाए। तो इसलिए अपन को वर्स्ट केस का एरर बताना पड़ेगा, इसलिए एरर हमेशा जुड़ती है। यही यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा। समझ गए क्या बात? लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग केस बताऊं आपको, समझ में आ गया हो तो। रेजोनेंस कॉलम याद है किसी को? एक्सपेरिमेंट लैब में तो आप लोग गए नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, पर यदि जाते तो वहां इस कॉलम के बगल में ना एक स्केल चिपका हो, ठीक है, यहाँ 0 लिखा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये लेंथ लिया आपने L1, ये L1 यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, राइट। पर इसमें एरर, जैसे मान लो ये नॉर्मल स्केल है आपका 35.1 सेंटीमीटर आए, तो इसमें जो एरर आएगी ना L1 को ऐसे लिखना पड़ेगा 35.1 प्लस माइनस 0.1 ही लिखेंगे, या बार बार 0.1 ये लोग रट्टा मान लेंगे, बहुत बड़े वाले भी है यहाँ पे 2 ले लो, प्लस माइनस 0.1 ही लिखेंगे अपन। क्यों भाई? क्योंकि ये फिक्स्ड एरर है। अरे ये भी तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन ये वाला फिक्स्ड है, ये 0 मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था, आपने शायद देखा नहीं है ऑप्टिकल बेंच, उसमें ये 0 होता है, ये एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है, लेकिन ये दोनों नंबर मेजर किए जाते हैं, तो दोनों में एरर हो सकती है। एरर यहाँ पे भी होगी, लेकिन ये फिक्स्ड एरर है। क्या कि ये 0 हो सकता है, इससे अलाइन नहीं हो रहा, लेकिन वो हर बार सिस्टमेटिक में जाएगा। नहीं समझ में आया फिक्स 0 वाली बात? दूसरी तरह से बोलता हूँ, मान लो ये दोनों का लगा रखा है अपन ने, मैं एक स्केल लेके आऊं, नया नवेला, और उसको यहां से यहां तक रख के भी नापू ना, तब भी एरर दोनों आएगी। क्यों? क्योंकि ये स्केल का 0 यदि मैं यहाँ रख भी रहा हूं तो वो 0 में भी एरर हो सकती है, लेकिन चिपका दूं तो बात अलग है। ये जैसे 0 चिपका हुआ है ना, तो एक्सो की एरर तो डीएक्सो ही आ रही है, प्लीज काउंट। ये 0 हो सकता है इसके साथ अलाइन ना हो, वो सिस्टमेटिक एरर होगी। तो फिक्स 0 की एरर सिस्टमेटिक होती है, अदरवाइज वो मूविंग 0 की एरर जो होती है वो रैंडम होती है। लिख लो 1 मिनट ये बात, I'll be back in a minute.
लिए अच्छी तरह से? टाइम में भी होता है सर। टाइम में ऐसे होता है जैसे मान लो आपने घड़ी चालू करी और तब कोई चीज को छोड़ा तो अलग बात होती है। सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करते, लेकिन कैसे करते हैं सिंपल पेंडुलम का? यहां से जब क्रॉस कर रहा है ना इस तरफ, तब आपने टाइम की वैल्यू मेजर कर ली स्टॉप वॉच में, और n बार जब इधर से निकला nth बार, तब आपने एक टाइम t2 की वैल्यू मेजर कर ली। तो आपका डेल्टा t would be t2 minus t1 and time period would be t2 minus t1 by n। तो आपका डीटा हो जाएगा 2 dt by n। क्योंकि t2 में भी एरर होएगी dt की और t1 में भी होगी, राइट? बोलो भाई। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? तो ये सब सवाल कर रखे हैं, आप देख लें रेजोनेंस कॉलम, ये देखो ये दोनों जुड़ गए। अच्छा, एक ये डिवीजन वाला समझ लो। यदि फॉर्मूला इस फॉर्म में हो तो लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो, मस्त। तो सीधे डेल्टा एक्स एक्स बाय एक्स बन जाएगा। अपन को वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव एरर चाहिए थी, तो रिलेटिव एरर आ गई। लेकिन मैक्स ऑफ ये लेना है, ये याद रखना, मैक्स ऑफ। मैक्स इसलिए लिखा कि ए प्लस माइनस हुआ तो उसको भी अकाउंट में ले लेना। वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे ज्यादा ईमानदार कोई मिलेगा क्या आपको धरती पे? तो बताओ मुझे इस ग्रह पे। इसमें एक्सटी की क्या बात है भाई? इसीलिए तो फिजिक्स ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट है। खुद की एरर भी खुद बता रहे, समझिए बात। लीस्ट काउंट कराओ फिर। अबे लिखा है ना, पढ़ लेना। दो दो तीन तीन बार तो बता दिया। ये फॉर्मूला लिखा है एफ का। इसके बाद लिख ले आराम से।
विदाउट चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सारे एग्जाम्पल बेटा पेन चला चला के कर लेना, घिस घिस के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये, मतलब समझ लो आपके जो ओसी वाइस में कितने सवाल आते हैं पूरे जेई में, 7-8। 1/4 ऑफ ओसी है ये, 1/4, 25%। सोचो 25% मतलब कितना क्लास लेक्चर लगते, कितने नोट जाते हैं। नोट देखना आप उठा के, उसका 1/4 ये पूरा चैप्टर है। कुछ भी गड़बड़ मत करना बेटा इसमें। और लैब में जा सको स्कूल में तो लैब में जाके सारे एक्सपेरिमेंट कर लेना ईमानदारी से। और जो लैब के प्रोफेसर हो पहले उनको दीपावली की मिठाई भी दे देना, चरण भी स्पर्श कर लेना, तो काम भी अच्छी तरह से करना। इसमें अब एक्सटी क्या है यार, टीचर को मिठाई देने को तो कह रहा हूँ भाई मेरे, दीपावली को चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद मिलेगा और लैब में हेल्प मिल जाएगी। आयुष नायक जेई का सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ ले। किसी आदमी टीचर से खाली हाथ मिलने जाते हो? ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट ये देखो अपना। इस अब जैसे ये जिस तरह से करा, ये ऐसे नहीं होता। जैसे लिख दिया ना 2 सेकंड, ये 2 सेकंड खुद निकालने में बहुत टाइम लगता है, ये ऐसे निकलता है 2 सेकंड। तो पूरा नहीं एक्सपेरिमेंट लैब में करवाएंगे तो ये वाला करवाएंगे, आई होप सो। ये कंप्लीट ये बेटा पूरा लैब के हिसाब से नहीं है ये, समझे कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार। और मैं कोई केमिस्ट्री को ये वो करने के लिए नहीं बोल रहा, खुद सोच के देखो ओसी आपने कितने लेक्चर अटेंड किए होंगे, कितने नोट्स बनाए, तो ये 1/4 ऑफ ओसी है, ये इतना सा। मैंने कब बोला था इप्शिता जी छोड़ने पे कुछ भी? 11th और 12th दोनों करना, दोनं के। 11th की बहुत अच्छे हैं, जेई में लिखे हुए हैं, जेई के एडवांस की वो ले लो, डाउनलोड कर लो सिलेबस, उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे, ऑफिशियल सिलेबस। और जो भी टीचर हो उनको थोड़ा हेल्प दिखाना, समझना, सर ये कैसे करते हैं, सर ये कैसे करते हैं। आराम से जा जाके उनको बिठाई बढ़िया, थोड़ा एंथुसियाज्म दिखा के, बेटा बहुत फायदा होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, जेई में 2 बार पता है क्या सवाल है, एक ही चीज को 2 बार पूछे तो उन्हें पूरा यकीन था बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं करते जेई वालों। दोनों सवालों में पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि ये रेजोनेंस कॉलम में ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रखते हैं कि मतलब इस प्लेन में रखते हैं, इस प्लेन में रखते हैं। ये 2 साल लगातार जेई वालों ने पूछा था। अब कहाँ लिखूं नोट्स में सब? बाद में कितनी लॉजिक देते रहो, बात लॉजिक की नहीं है भाई। वो देखते हैं कोचिंग वाले क्या पढ़ाते हैं, बच्चे लैब में नहीं जाते, लैब के सर को ऐसे ही मान लेते हैं कि तो ऐसे ही है।
अब देखो जो सबसे नालायक आदमी मुझसे पूछ रहा है कि सर कैसे रखते हैं, इसने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं तो लैब में नहीं जाऊंगा। मतलब इसको बोलते हैं नालायकी की एक्सट्रीम। कौन से प्रदेश में कुणाल जैसे स्कूल नहीं खुले हुए? वेस्ट बंगाल में नहीं खुल रहे स्कूल, क्यों? अबे तो पूछो तो खत्म हो गया ना अभी, कितनी पूछो करोगे यार, हो गई भाई, दशहरा आ गया। कुछ भी बकवास। तो भाई हो गई, कल दुर्गा अष्टमी थी, आज नवंबर तक पूछो है? पागल बना रही है। दशहरे के बाद थोड़ी पूजो होती, काली पूजा कब होती? छठ तक। हाँ तो उसके बाद चले जाना। दिवाली में आपके यहाँ काली पूजा होती, हमारे यहाँ सरस्वती की होती। चलिए कर लेना, मतलब समझ गए ना बात। बंगाल वालों के लिए ऐसे रखते हैं, बाकी लोग कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। ऐसे क्यों रखते हैं? ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इस डायरेक्शन में ही जाए। चलो जी। यूट्यूब पे देख लो, सारे सारे लिस्ट बना के। पर बेटा हाथ से करने की बात अलग है, ठीक है? चलिए अगली क्लास में मैं ये पढ़ा के खत्म कर दूंगा, वर्नियर और स्क्रू गेज। तब तक वो देख लेना एक बार तो अच्छा रहेगा। डन, बाय बाय।